गुड आफ्टरनून क्लास। बेटा सबको मेरी स्लाइड्स दिख रही हैं? यस मैम, दिख रहा है। ओके, सो टॉपिक ऑफ द लेक्चर इज एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इज अ केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग विच फ्री रेडिकल फॉर्मेशन इज टेक्स प्लेस। ओके, फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन, जब आपका एटीपी का प्रोडक्शन होता है, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन फ्री रेडिकल फॉर्म होते हैं। ठीक है, सो फ्री रेडिकल्स आर द मॉलिक्यूल दैट कंटेन अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये जो अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी वजह से जितने भी फ्री रेडिकल्स होते हैं ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करते हैं सो दैट वो अपनी एक स्टेबल स्टेट को अचीव कर सके। ठीक है, तो फ्री रेडिकल्स के एग्जांपल हैं सुपर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ओके, दीज आर द फ्री रेडिकल्स दैट आर फॉर्म ड्यूरिंग दी केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, किस टाइप की केमिकल रिएक्शंस में फ्री रेडिकल फॉर्म होते हैं? ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन मीन्स होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो इन एनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इफ देयर इज एनी इंग्रेडिएंट दैट हैविंग अ कैपेबिलिटी और दैट देयर इज अ चांस ऑफ ऑक्सीडाइजेशन due to the presence of heat, light or metal cation, then chain reaction carried out. Okay, so there are 3 steps involved in the chain reaction. First is the initiation, second is the propagation and third is the termination. ठीक है, यहाँ पे ये बताया है कि अगर आपके कोई भी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस हैं, अगर उसमें कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट है जो इजीली ऑक्सीडाइज हो सकता है इन दी प्रेजेंस ऑफ हीट, लाइट या मेटल आयंस के प्रेजेंस में, देन उसमें चेन रिएक्शंस की चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो जो आपकी चेन रिएक्शंस होती हैं उनमें मेनली 3 स्टेप्स होते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज द इनिशिएशन, सेकेंड स्टेप इज द प्रोपोगेशन एंड थर्ड स्टेप इज द टर्मिनेशन। ठीक है, सो इन फर्स्ट स्टेप इनिशिएशन, जो भी मॉलिक्यूल है जिसमें चांसेस है ऑक्सीडेशन रिएक्शन होने की इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, लाइट एंड मेटल आयंस, it converted into the free radical. Okay, so this free radical again is when it react with the oxygen molecule, then it form peroxy radical. This step is called as propagation. ठीक है, इस propagation step में जो free radical की formation है वो और ज्यादा तेजी से होती है एंड जो रिएक्शन है वो भी बहुत देर तक कंटिन्यू रहती है। ठीक है, तो अगर टर्मिनेशन वाली स्टेट नहीं आएगी तो फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, तो टर्मिनेशन एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटा। मैम स्लाइड को थोड़ा सा जूम कर दीजिए मैम, वो पढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। 1 मिनट, अब दिख रहा है मैम थोड़ा सा और। बेटा इससे ज्यादा जूम नहीं हो पाएगा। इट्स ओके मैम, उससे बेटर है। ओके, तो आई थिंक आपको दिख रहा है। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, अगर किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में ऐसा कोई इंग्रेडिएंट है जहां पे उसके चांसेस हैं ऑक्सीडाइज होने के इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, लाइट या मेटल कैटाइन, देन इस टाइप के जितनी भी प्रिपरेशंस हैं उनमें चेन रिएक्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, जो चेन रिएक्शन होती है वो 3 स्टेप से मिलकर बनी है। फर्स्ट इज द इनिशिएशन, सेकंड इज द प्रोपोगेशन एंड थर्ड इज द टर्मिनेशन। ठीक है, तो इनिशिएशन में होता है अगर ऐसा कोई इंग्रेडिएंट है जो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है तो इन दी प्रेजेंस ऑफ हीट, लाइट और मेटल कैटाइन वो अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है एंड कन्वर्ट इनटू दी फ्री रेडिकल। ठीक है, ये जो फ्री रेडिकल है इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाते हैं पर ऑक्सी रेडिकल में। ठीक है, दिस स्टेप इज कॉल्ड एज प्रोपोगेशन। ठीक है, अब जो ये फ्री रेडिकल्स फॉर्म होते हैं, फ्री रेडिकल मेनली क्या करते हैं, उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए वो मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते जाते हैं। ठीक है, तो टर्मिनेशन जो थर्ड स्टेप है उसमें क्या होता है, अगर आपके 2 फ्री रेडिकल अगर एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाए देन इट फॉर्म अ स्टेबल प्रोडक्ट। ठीक है, या फिर अगर 2 पर ऑक्सी रेडिकल एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट हो जाएं देन इट फॉर्म अ स्टेबल प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से चेन रिएक्शन आपकी स्टॉप हो सकती है। लेकिन अगर टर्मिनेशन वाली स्टेट नहीं आएगी तो फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होगी एंड फाइनली जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है वो पूरी तरीके से खराब हो जाएगा या डैमेज हो जाएगा या जो भी उसके इंग्रेडिएंट हैं उनकी प्रॉपर्टीज अफेक्ट होंगी। ठीक है, तो ये जो इनिशिएशन की स्टेप है, प्रोपोगेशन की स्टेप है, इनको स्टॉप करने के लिए जिन रिएजेंट को हम यूज करते हैं दे आर कॉल्ड एज एंटीऑक्सीडेंट। यहां तक क्लियर हुआ? यस मैम।
ठीक है। तो एंटीऑक्सीडेंट मेनली आपके क्या है, ऐसे आपके एजेंट हैं दैट प्रिवेंट दी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपके एक ऐसे एजेंट आ जाए जो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन को आगे कंटिन्यू ही नहीं होने देंगे, तो फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है, तो अगर फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन नहीं होगी तो इंग्रेडिएंट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट्स के डिफाइन करने के लिए कुछ सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं, एक बार मैं उसे रीड कर देती हूँ। ठीक है, तो एंटीऑक्सीडेंट्स आर द एजेंट दैट प्रिवेंट द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, they having a capability of functionally chemically as a reducing agent. So the antioxidants are act as a reducing agent. Reducing agent means होता है ऐसे एजेंट जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे देता है। ठीक है, थर्ड है दे आर एडेड टू फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस कंटेनिंग इजिली ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंसेस। अगर ऐसे कोई भी फॉर्मुलेशंस हैं जिसमें ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज ना हो, इसके लिए उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स को ऐड किया जाता है। ठीक है, टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन एंड सब्सिक्वेंट डिटोरिएशन ऑफ द फॉर्मुलेशन एंटीऑक्सीडेंट्स आर यूज्ड। ओके, used in the pharmaceutical preparations containing easily oxidized substance. For example, अगर आपकी ऐसी कोई फॉर्मुलेशन है जिसमें आयरन प्रेजेंट है या आयोडीन प्रेजेंट है, उन केसेस में एंटीऑक्सीडेंट्स को यूज किया जाता है। ठीक है, तो मेनली एंटीऑक्सीडेंट का क्या काम होता है, जितने भी आपके एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे देते हैं। ठीक है, तो जब वो इलेक्ट्रॉन को देंगे, जो चेन रिएक्शन की जो फर्स्ट स्टेप होती है इनिशिएशन, अगर वो वहीं पे इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो फर्दर प्रोपोगेशन वाली स्टेट आएगी ही नहीं। ठीक है, तो अगर इनिशिएशन स्टेप में वो इलेक्ट्रॉन्स दे दे तो जो भी ऐसा सब्सटेंस है जो ऑक्सीडाइज हो गया है वो दोबारा से इलेक्ट्रॉन पाके अपने दोबारा से ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो जो आपके एंटीऑक्सीडेंट्स हैं मेनली चेन इनिशिएशन के स्टेप को ही रोकने में काम करती है। ठीक है, तो चेन इनिशिएशन एंड चेन प्रोपोगेशन में जब आपके एंटीऑक्सीडेंट्स रिएक्ट होते हैं तो वो फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहे हैं। ठीक है, ये स्लाइड क्लियर हो गई है सबको? बेटा किसी यस मैम। एंड मैम वो कुछ बच्चे मैम रिक्वेस्ट है कि मैम प्लीज ऐड कर लीजिए मैम, सर की क्लास थोड़ा देर तक हो गई थी इस वजह से मैम थोड़ा लेट हो गया उनको। एक मिनट। ठीक है, थर्ड स्लाइड है मैकेनिज्म। ओके, सो जो मेनली एंटीऑक्सीडेंट्स हैं दे आर द केमिकली दे आर रिड्यूसिंग एजेंट विच प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ अदर स्पीशीज बाय गेटिंग ऑक्सीडाइज देमसेल्फ इन प्लेस ऑफ एक्टिव कंपोनेंट एज दे अंडरगो ऑक्सीडेशन मोर रीडली देन द एक्टिव कंपोनेंट। ठीक है, तो मेनली जितने भी आपके एंटीऑक्सीडेंट्स हैं अगर उन्हें ऐसी प्रिपरेशंस में रखा गया या ऐड किया गया है जिसमें ऐसे सब्सटेंस प्रेजेंट हैं जो इजिली ऑक्सीडाइज होते हैं, वहां पे वो क्या करते हैं, जो इजिली ऑक्सीडाइज जो सब्सटेंस है उनको ऑक्सीडाइज नहीं होने देते हैं, ये खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो इंग्रेडिएंट है जो इजिली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं उनको ऑक्सीडेशन उनकी स्टेट चेंज नहीं होने देते हैं, जिसकी वजह से जो उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं वो चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो मेनली जितने भी आपके एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड किए जाते हैं फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस में दे आर एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट आर द एजेंट दैट लॉस द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म होता है जो एक एंटीऑक्सीडेंट परफॉर्म करता है। ठीक है, उसके बाद है देयर आर सम क्राइटेरिया दैट आर selected during the selection of antioxidant. First है it should be able to produce desired redox reaction which used in the pharmaceutical preparation. Second is the chemically compatible. Third is the physiological inert. Okay. Fourth is the toxicity of both the reducing agent and its oxidized product is very low. Fifth, it should not create any solubility problem for various component of the formulation. ठीक है. Sixth is the effective in low concentration and should provide prolonged stability to the formulation. ठीक है. Last point है safe and non-toxic. Okay.
सो मेनली ये आपके 7 फीचर्स हैं जो सिलेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं किसी भी एंटीऑक्सीडेंट के लिए, ठीक है। तो मैं इसे एक बार हिंदी में एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें वो शो कर रहा है कि जो भी आपके एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो रिडॉक्स रिएक्शन को प्रोड्यूस करने में एबल होने चाहिए, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन मीन्स होगी ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर इन अ बैलेंस स्टेट, ठीक है। तो किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में अगर कोई भी ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस है उसको अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, जिसकी वजह से जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो बैलेंस रहेगी, ठीक है। सेकेंड, इट शुड बी केमिकली कंपैटिबल होनी चाहिए, मतलब जो भी रिएजेंट के साथ इन्हें ऐड किया जाता है उनके साथ कंपैटिबल होना चाहिए, उनके साथ इनकम्पैटिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर इनकम्पैटिबिलिटी होगी तो कई बार हो सकता है ड्यूरिंग द रिएक्शन बिटवीन द एंटीऑक्सीडेंट एंड अदर इंग्रेडिएंट प्रेसिपिटेशन हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है फॉर्मुलेशन का, ठीक है। तो इसीलिए केमिकल कंपैटिबल होना चाहिए जो भी आप एंटीऑक्सीडेंट किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में अगर ऐड करते हैं, ठीक है। फिजियोलॉजिकल इनर्ट मीन्स हो गया है, इनर्ट नेचर का होना चाहिए। फिजियोलॉजिकल मीन्स हो गया है कि अगर आप उसे ऐड करते हैं किसी फॉर्मुलेशन में, अगर उसे कोई कंज्यूम करता है तो वो कभी वॉमिटिंग ना करे या उसके बॉडी में कोई अनवांटेड रिएक्शंस नहीं प्रोड्यूस होने चाहिए, ठीक है। ये 3 पॉइंट क्लियर हो गए हैं बेटा, ये 3 पॉइंट क्लियर हुए हैं? यस मैम। ठीक है। Yes, ma'am. फोर्थ है, जब भी कोई एंटीऑक्सीडेंट रिएक्शन में या किसी भी प्रिपरेशन में ऐड किया जाता है तो जब वो ऑक्सीडाइज होता है तो जो भी प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है या जब वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है तो कोई भी टॉक्सिन प्रोडक्ट को प्रोड्यूस ना करे, ठीक है। अगर टॉक्सिन प्रोडक्ट को वो प्रोड्यूस करेगा तो फॉर्मुलेशन खराब हो सकती है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट में है उसके इट शुड नॉट क्रिएट एनी सॉल्युबिलिटी प्रॉब्लम, मतलब अगर आप एंटीऑक्सीडेंट को किसी प्रिपरेशन में ऐड करते हैं तो किसी भी इंग्रेडिएंट की सॉल्युबिलिटी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नहीं, अगर प्रॉपर ये सॉल्युबिलिटी प्रॉब्लम आएगी तो प्रेसिपिटेशन की चांसेस हो सकते हैं, फॉर्मुलेशन खराब हो सकती है, ठीक है। जो एंटीऑक्सीडेंट किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस में ऐड की जाती है उनकी कंसंट्रेशन लो रखी जाती है, ठीक है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है कि जो भी एंटीऑक्सीडेंट किसी भी फॉर्मुलेशन में ऐड किए जाए वो इफेक्टिव होना चाहिए एट लो कंसंट्रेशन, ठीक है। और जो स्टेबिलिटी वो फॉर्मुलेशन को प्रोवाइड कर रहा है वो लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए एट लो कंसंट्रेशन, ठीक है। 7 पॉइंट है, शुड बी सेफ एंड नॉन टॉक्सिक, सेफ होना चाहिए और नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे क्राइटेरियाज हैं दैट आर कंसिडर्ड ड्यूरिंग द सिलेक्शन ऑफ एन एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया है? यस मैम। ठीक है। तो जो इनऑर्गेनिक एंटीऑक्सीडेंट जो आप लोगों के कोर्स में मेंशन किए गए हैं, फर्स्ट वन इज दी हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड, सोडियम बाइसल्फाइड, फोर्थ सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, सिक्स्थ सोडियम थायोसल्फेट, 7 सोडियम नाइट्रेट एंड लास्ट इज दी नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये सारे एंटीऑक्सीडेंट आपके कोर्स में मेंशन किए गए हैं, इन सब की प्रिपरेशंस आपके कोर्स में इंक्लूड नहीं है, ठीक है। आपको इन इनऑर्गेनिक एंटीऑक्सीडेंट्स की प्रॉपर्टीज पढ़नी है, दैट इंक्लूड केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, स्टोरेज पढ़ना है, यूजेस पढ़ना है, इनकॉम्पेटिबिलिटी पढ़ना है, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक एंटीऑक्सीडेंट में जो फर्स्ट वन है दैट इज हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ हाइपोफॉस्फोरिक एसिड इज H3PO2, ठीक है। तो H3PO2 हाइपोफॉस्फोरिक एसिड जो आपका इनऑर्गेनिक एंटीऑक्सीडेंट है, इसमें जो फॉस्फोरस एटम है वो उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 है, ठीक है। तो उसके पास दैट कंटेन 1 आयोनाइजेबल हाइड्रोजन विच मेक द कंपाउंड वेरी पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट कम टू द प्रॉपर्टीज, फर्स्ट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज। Hypophosphoric acid is colorless, slightly yellow colored liquid, odorless, miscible with water, alcohol and ether. Aqueous solution of hypophosphoric acid is strongly alkaline in nature. Okay. Next chemical property, when hypophosphoric acid is react with the chlorine, it gives hydrochloric acid. Hypophosphoric acid reduce iodine to iodide. Okay.
Next, storage. For the storage, airtight containers are used. Incompatibility of hypophosphoric acid with strong oxidizing agent like nitrate, potassium permanganate, mercury, silver, lead, salt, etc. Okay, now come to the uses. Hypophosphoric acid is used as antioxidant. It serves to prevent the formation of free iodine in diluted hydroiodic acid एंड हाइड्रोआयोडिक एसिड सिरप्स. ठीक है, यहाँ पे जो सेकंड यूज दिया है, यहाँ पे आपकी फॉर्मुलेशंस दी है जिसमें हाइपोफॉस्फोरिक एसिड को ऐड किया जाता है एज अ एंटीऑक्सीडेंट. ठीक है, जब आप इसे एज अ एंटीऑक्सीडेंट फॉर्मुलेशन में ऐड करते हैं, दैट इट प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ फ्री आयोडीन. ठीक है, थर्ड यूज है, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन ferrous iodide syrup where it prevent the formation of both ferric ion and molecular iodine. Okay, fourth use, sodium hypophosphite is used as preservative in certain foods and ammonium hypophosphite is also found as preservative in many preparations. ठीक है, तो ये सारे यूजेस हैं जो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड में दिए गए हैं. ठीक है, हाँ बताइए बेटा. Ma'am, actually, some batchmates is waiting for joining the class. Ma'am, actually दीपक सर की क्लास थोड़ी लेट छूटी थी इस वजह से मैम. चलिए हम ऐड कर लेते हैं सबको. यस मैम. अच्छा बेटा, अभी तक जितना बताया है क्लियर हुआ है? यस मैम. यस मैम. क्या एक बार मुझे दोबारा से स्लाइड्स को पढ़ना पड़ेगा जिन बच्चों ने अभी ऐड किए है? बेटा बताइए. मैम इसका लिंक मिल जाएगा रिकॉर्ड होने का? हाँ बेटा. इसका मैम मिल जाएगा रिकॉर्डेड इसका यूट्यूब पर? बेटा रिकॉर्डेड, ये जितनी भी वीडियोस हैं सब रिकॉर्डेड ही हैं. ठीक है, ये 30 मिनट्स की रिकॉर्डिंग की जा रही है. अगर आप लोग को लग रहा है कि एक बार फिर से बताना पड़ेगा तो मैं दोबारा से रिपीट करूं, नहीं तो मैं आगे कंटिन्यू करूं. मैम एक बार बता दीजिए मैम. चलिए इन शॉर्ट में मैं एक बार पूरा फिर से बता दे रही हूँ. जो बच्चे अभी ऐड किए उनके लिए दोबारा से रिपीट कर रही हूँ. ठीक है, तो जो आज हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं वो है एंटीऑक्सीडेंट. ठीक है, तो एंटीऑक्सीडेंट्स को स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट इज द ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन इज द केमिकल रिएक्शन दैट प्रोड्यूस फ्री रेडिकल. ओके, ये ऐसी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती हैं जिन रिएक्शंस में फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होती है. फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन एटीपी का प्रोडक्शन होता है. ठीक है, तो ड्यूरिंग एटीपी प्रोडक्शन फ्री रेडिकल्स आर ऑल्सो फॉर्म. ओके, These free radical molecules contain unpaired number of electrons. ठीक है, तो unpaired number of electron होने की वजह से ये जो free radicals होते हैं दूसरे molecule के साथ interact करते हैं so that वो अपना एक stable state को achieve कर सकें. ठीक है, example है free radical के super oxide, hydrogen peroxide. ठीक है, these are the free radicals that are formed during the oxidation reaction. ठीक है, in any pharmaceutical preparation if there is any ingredient जिसमें चांसेस हैं ऑक्सीडाइज होने के ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीट, लाइट या मेटल आयन के, देन इन टाइप की जितनी भी प्रिपरेशंस है उसमें चेन रिएक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं. ठीक है, चेन रिएक्शन इंक्लूड 3 स्टेप. फर्स्ट इज द इनिशिएशन, सेकंड इज द प्रोपोगेशन एंड थर्ड इज द टर्मिनेशन. ठीक है, इनिशिएशन में होता है ऐसा कोई भी इंग्रेडिएंट जो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाए इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, लाइट या मेटल आयंस के, वो कन्वर्ट हो जाता है फ्री रेडिकल में. ठीक है, सेकंड इज द प्रोपोगेशन स्टेप. In propagation step, free radical is combined with the oxygen molecule and form peroxy radical. ठीक है, अब ये जो peroxy radical है, जब तक आपके free radicals फॉर्म होते रहेंगे peroxy radical की फॉर्मेशन भी होती रहेगी. ठीक है, तो चेन रिएक्शन में जो थर्ड स्टेप होता है वो है टर्मिनेशन. टर्मिनेशन स्टेप तभी आएगा जब आपके फ्री रेडिकल, जब दो फ्री रेडिकल एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट हो जाए, देन इट फॉर्म अ स्टेबल प्रोडक्ट. ठीक है, या फिर अगर पर ऑक्सी रेडिकल एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट हो जाए तब आपका स्टेबल प्रोडक्ट
फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो मेनली जितने भी आपकी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस होती हैं उनमें टर्मिनेशन की स्टेप अगर नहीं आएगी तो आपका जो भी प्रोडक्ट है वो पूरी तरीके से खराब हो जाएगा, क्योंकि जो भी इंग्रेडिएंट है जो ऑक्सीडाइज हो गया है उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे टर्मिनेशन स्टेप ना आ पाने से जो आपकी प्रिपरेशन खराब हो रही है उसके लिए हम क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स को ऐड करते हैं प्रिपरेशन में, ठीक है। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, ये एक्ट करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है। तो जब ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो जो चेन इनिशिएशन वाली स्टेप है वहीं पे जो भी आपके इंग्रेडिएंट है जो ऑक्सीडाइज हो गए हैं उनको इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, जिस वजह से दोबारा वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो जब वो दोबारा से अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंच जाएंगे तो जो प्रॉब्लम या प्रॉपर्टीज चेंज हो रही थी वो नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो मेनली जितने भी एंटीऑक्सीडेंट प्रिपरेशंस में ऐड किए जाते हैं उनका काम होता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। एज अ रिड्यूसिंग एजेंट दे स्टॉप द इनिशिएशन स्टेप, ठीक है। तो अगर इनिशिएशन स्टेप में ही आपकी चेन रुक जाएगी तो आगे की चेन फॉर्म नहीं हो पाएगी, फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन भी रुक जाएगी, ठीक है, जिस वजह से आपकी प्रिपरेशन खराब नहीं होगी, ठीक है। सेकेंड, तो जो आपके एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं दे मेनली प्रिवेंट ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो मेनली यहाँ पे वही मैकेनिज्म बताई है कि जो आपके एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और जिन सबसे इंग्रेडिएंट के ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो गई है दोबारा से उसको उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट पे दोबारा से वो पहुंचा देते हैं, ठीक है, जिस वजह से प्रिपरेशन खराब नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद है सिलेक्शन क्राइटेरिया। किसी भी एंटीऑक्सीडेंट को ऐड करने से पहले उसमें ये सारी प्रॉपर्टीज चेक की जाती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इट शुड प्रोड्यूस अ डिजायर्ड रिडॉक्स रिएक्शन, इट शुड बी केमिकली कंपैटिबल, इट शुड physiologically inert, toxicity of both the reducing agent and its oxidized product is very low, it should not create any solubility problem for various components of the formulation. Sixth है effective in the low concentration and provide prolonged stability to the formulation. Last, safe and non-toxic, ठीक है। तो ये सारे क्राइटेरियाज हैं जो एंटीऑक्सीडेंट को सिलेक्ट करने से पहले चेक किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे ये पूरी लिस्ट बनी हुई है कौन कौन से इनऑर्गेनिक एंटीऑक्सीडेंट्स आप लोगों के कोर्स में दिए गए हैं जिन्हें आपको पढ़ना है, ठीक है। तो फर्स्ट इज द हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। फॉर्मूला हाइपोफॉस्फोरिक एसिड का है H3PO2, ठीक है। H3PO2 में जो फॉस्फोरस है उसके पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इट इज +1, ठीक है, एंड कंटेन 1 आयनाइजेबल हाइड्रोजन, जिसकी वजह से हाइपोफॉस्फोरिक एसिड इज अ वेरी पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, ओके। प्रॉपर्टीज, physical properties, hypophosphoric acid is colorless, slightly yellow colored liquid, odorless, miscible with water, alcohol and ether, okay. Aqueous solution of hypophosphoric acid is strongly alkaline in nature, ठीक है। Next है chemical properties. When hypophosphoric acid is react with chlorine, it produce hydrochloric acid, ठीक है। Second, it reduces the iodine to the iodide. Next, storage of the hypophosphoric acid, it should be stored in an airtight container and it is incompatible with the strong oxidizing agent, okay. Next is the uses. It is used as antioxidant in the preparation of dilute hydroiodic acid and hydriodic acid syrup. It is also present in ferrous iodide syrup which prevent the formation of both ferric ion and molecular iodine, ठीक है। Sodium hypophosphite is used as preservative in many food products, okay. तो ये सारे फीचर्स थे एंड यूजेस थे जो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड के केस में मेंशन किए हैं। नाउ कम टू द सेकंड, सल्फर डाइऑक्साइड। फॉर्मूला ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज SO2. प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, sulfur dioxide is colorless and non-inflammable gas with pungent or irritating odor, ठीक है।
It is tasteless and dissolve in water and form colorless solution which is acidic in nature. ठीक है? It is dissolved in chloroform, ether and alcohol. Okay, so these are the physical properties. Now come to the chemical properties. When sulfur dioxide react with chlorine, it gives sulfonyl chloride. Second, it act as the oxidizing agent, ठीक है, and form ferric oxide. In the presence of moisture, it act as a bleaching agent. ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज थी जो सल्फर डाइऑक्साइड के केस में मेंशन की गई हैं. ऑन हीटिंग द सल्फर डाइऑक्साइड इज decomposed into sulfur and sulfur trioxide. Okay, for the storage, it is stored in a cylinder under pressure in liquid form. यहाँ पे स्टोरेज जो भी मेंशन करिएगा उसे अच्छे से मेंशन करिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका जो सल्फर डाइऑक्साइड है इट इज अ गैस. ठीक है, तो इसके लिए जो सिलेंडर यूज किए जाते हैं उनमें अंडर प्रेशर लिक्विड फॉर्म में सल्फर डाइऑक्साइड को स्टोर किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट इज द इनकॉम्पेटिबिलिटी. Sulfur dioxide is incompatible with strong oxidizing agent, for example potassium permanganate, hydrogen peroxide. Now come to the uses. Sulfur dioxide is used as antioxidant, fumigant houses. Fumigant houses means जब as a pest control की तरह use किया जाता है house में. ठीक है, it is used as preservative in foods, in fruits to prevent the darkening and microbial growth. It is used in lotion that contains sulfur dioxide and glycerin are used to treat the sore throat and skin infection. Okay, so these are the uses that are mentioned in the sulfur dioxide. ठीक है, अब ये बताइए ये दो कंपाउंड जितने बताए हैं उसमें किसी को किसी प्रॉपर्टीज में डाउट है? नो मैम. आगे बढ़ू? Yes, ma'am. No, ma'am. Yes, ma'am. Okay, continue with the sodium thiosulfate. Sodium thiosulfate formula is Na2H2O3 having a 5 molecule of crystalline water. Properties, physical properties, sodium thiosulfide is colorless crystalline powder, odorless and having a cooling bitter taste. It is very soluble in water and insoluble in alcohol and it acts as a deliquescent in moist air. ठीक है, डेलिक्यूसेंट मीन्स होता है ऐसे एजेंट अगर आप उन्हें मॉइस्ट एयर में रखेंगे देन दे एब्सॉर्ब द वाटर वेपर. ओके, अगर ऐसे कोई आपके कंपाउंड है देन दे आर कॉल्ड एज डेलिक्यूसेंट. ठीक है, एट 49 डिग्री दे स्टार्ट लूजिंग देयर वाटर मॉलिक्यूल एंड एट 100 डिग्री it loses its all water molecule. Okay, and at high temperature it completely decomposes. Okay, now come to the chemical properties. When it reacts with hydrochloric acid, it gives precipitate of sulfur, and on heating it decomposes into sulfur dioxide, sulfur and hydrogen sulfide. Dilute solution of sodium thiosulfate gives black precipitate when it reacts with sulfur sulfide. Okay, fourth property, when sodium thiosulfate react with barium chloride, it gives precipitate of barium thiosulfate. Okay, so these are the properties that are mentioned in the sodium thiosulfate. Next slide is the storage. For the storage of sodium thiosulfide, it is stored in airtight container and keep away from the sunlight and moisture. It is incompatible with metal cation, for example iron, copper and lead, because it forms precipitate of metal thiosulfate. Okay, next is uses. It is used as antidote in cyanide poisoning and as an antidote it is used with sodium nitrite. ठीक है, it is used as fixer in photographic work, used as antifungal agent in treating the पाइट्रेसिस वर्सिकुलर. ठीक है, पाइट्रेसिस वर्सिकुलर मीन्स होता है अगर आपके स्किन में रेडनेस हो जाए या अलग अलग रेडिश टाइप के पैचेस पड़ जाते हैं देन इट इज कॉल्ड एज पाइट्रेसिस वर्सिकुलर. ठीक है, इट इज यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट. ओके, तो आज मैंने 3 इनऑर्गेनिक एंटीऑक्सीडेंट्स को कवर किया है, बाकी नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगी. ओके.